हेलो एस्पिरेंट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपीएससी में आपको हज़ारों टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, पर क्या इन हज़ारों टॉपिक्स से क्वेश्चंस आते हैं या फिर कुछ ऐसे गिने चुने टॉपिक्स हैं जहां से यूपीएससी क्वेश्चंस पूछती है और 80 to 90% क्वेश्चंस उन्हीं टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 51 ऐसे टॉपिक्स की जिनसे लगभग 80 to 90% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये जो 80 to 90% क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन टॉपिक से ये बहुत ही इजी होते हैं, ठीक है, आप आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा। बट इन्हीं टॉपिक से 80 to 90% ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये टॉपिक्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं पिछले लास्ट 10 ईयर्स के पेपर को पढ़ने के बाद, यानी कि पिछले लास्ट 10 ईयर्स के जब पेपर को हमने एनालाइज किया तो हमने पाया कि कुछ ही ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जा रहा है और लगभग 80 to 90% क्वेश्चंस यहीं से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इनमें से कुछ क्वेश्चंस बहुत ही टफ होते हैं, कुछ मॉडरेट लेवल के होते हैं और कुछ ईजी होते हैं। तो ऐसे कितने टॉपिक्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं? ऐसे 51 टॉपिक्स हमने आइडेंटिफाई किए। हो सकते हैं ये टॉपिक 51 से ज़्यादा भी हो सकते हैं 60 हो जिनको हमने क्लब कर दिया हो एक टॉपिक में, बट मैक्सिमम आपके पास 51 to 60 टॉपिक्स होंगे जिनको आप प्रायोरिटी देके, ऐसा नहीं कि आप इन टॉपिक्स के अलावा कुछ पढ़ेंगे ही नहीं, फिर आपका जो नॉलेज बास्केट होगा वो बहुत ही छोटा होगा। इन टॉपिक्स को प्रायोरिटी देके आप आसानी से प्रीलिम्स क्लियर कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी में जो टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है वो है प्रीएम्बल, दूसरा टॉपिक फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़। इन तीनों को हमने एक साथ क्लब कर दिया है। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हो, ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है और इसी से रिलेटेड आपको ये चैप्टर भी इसी से रिलेटेड लगेगा, और ये 2-3 पेजेस का चैप्टर है और ये 1-2 पेजेस का चैप्टर है, इसलिए इन दोनों चैप्टर्स को क्लब कर दिया गया, तीनों चैप्टर्स को क्लब कर दिया गया एक साथ। देन इंडियन पार्लियामेंट, यहाँ से आप देखोगे हर साल 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इंडियन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स, फिर से यहाँ पे क्या किया गया है कि दो टॉपिक को कंबाइन कर दिया गया। इसका कारण क्या है? जब आप इंडियन पार्लियामेंट पढ़ लोगे ना, उसके जस्ट बाद आपको स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ना है। क्यों ऐसा करना है आपको? क्योंकि इंडियन पार्लियामेंट के 60 to 70% फीचर्स, या आई वुड से कि 80 to 90% फीचर्स स्टेट लेजिस्लेचर में आपको मिल जाएंगे। कहीं कहीं डिफरेंसेस होंगी, बस उन डिफरेंसेस को आपको हाईलाइट करना है और उन डिफरेंसेस को अच्छे से स्टेट लेजिस्लेचर से पढ़ना है। देन जुडिशियरी आप पढ़ोगे, उसके बाद जुडिशियरी में आपका हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है, फिर लोअर कोर्ट्स हो जाएंगे, एंड फिर साथ में आप ट्रिब्यूनल्स पढ़ोगे। इनको भी आपको ऐसे ही पढ़ना है। पहले आप क्या करोगे? सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छे से पढ़ोगे। जब आप हाई कोर्ट आओगे तो आप हाई कोर्ट में देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट जैसे ही प्रोविजंस है, बस कहीं कहीं डिफरेंसेस है। देन आप सबऑर्डिनेट कोर्ट पढ़ोगे, यहाँ भी आप देखोगे कि प्रोविजंस लगभग सेम है बट डिफरेंसेस है। जैसे हाई कोर्ट को पनिश करने का, हाई कोर्ट कब पनिश कर सकता है उसका जो डेटा होगा वो अलग होगा, और सबऑर्डिनेट कोर्ट कब पनिश कर सकते हैं या कब केसेस ले सकते हैं उसके सर्कमस्टेंसेस डिफरेंसेस होंगे, ठीक है। यानी कि आपको सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छे से पढ़ना है, फिर आपको आना है हाई कोर्ट पे, ठीक है। हाई कोर्ट पढ़ने के बाद आपको पढ़ना है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, सब पढ़ने के बाद आपको पढ़ना है ट्रिब्यूनल्स, क्योंकि ट्रिब्यूनल्स भी एक तरह के कोर्ट होते हैं, ठीक है। ये टोटली जुडिशियल तो नहीं होते, बट इनको सेमी जुडिशियल या फिर क्वासी जुडिशियल बॉडी बोला जाता है। तो इसके भी प्रोविजंस आपको पढ़ने हैं साथ में। देन नंबर 5 जो है वो है प्रेसिडेंट। जब आप प्रेसिडेंट को पढ़ते हो उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट को पढ़ोगे, उसके बाद
प्रेसिडेंट के बाद आपको वाइस प्रेसिडेंट को नहीं पढ़ना, प्रेसिडेंट के बाद आपको पढ़ना है गवर्नर को, क्योंकि आप पाओगे प्रेसिडेंट्स के जितने भी फीचर्स हैं लगभग सिमिलर फीचर्स आपको गवर्नर में देखने को मिल जाएंगे। और जब आप गवर्नर को पढ़ रहे हो, आपने कहीं ऐसा पाया कि प्रेसिडेंट का फीचर गवर्नर के फीचर से मैच नहीं कर रहा, तो आप क्या करोगे, उसको अच्छे से हाईलाइट करोगे और उस पोर्शन को गवर्नर से बहुत अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, इन दोनों को पढ़ने के बाद आप पढ़ोगे वाइस प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट को जब पढ़ रहे होगे तो आप इनके जो वर्क है यहाँ प्रेसिडेंट से कंपेयर कर सकते हो कि इनके वर्क सिमिलर है या कुछ डिफरेंसेस भी है। पॉलिटी में अगली जो टॉपिक है जहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं वो है नेशनल इमरजेंसी, सॉरी नॉट नेशनल इमरजेंसी, इमरजेंसी। और जब आप इमरजेंसी पढ़ रहे हो तो आपको ऐसा एक टेबल बना लेना चाहिए, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, और सबके फीचर सॉर्ट करके एक ही पेज में आपको नोट कर लेना चाहिए, इससे आप बहुत ही जल्दी रिवाइज कर पाओगे। इसके बाद दो जो 7th नंबर पे है ये है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ और फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। इनमें भी आप देखो कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, ठीक है, जैसे कि कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल हो गया, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, तो इन सब बॉडीज से क्वेश्चंस आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। इसमें कम से कम आपके 10 चैप्टर होंगे और यहाँ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल में भी लगभग 10 चैप्टर्स हैं। बट इन दोनों को हमने एक टॉपिक में क्लब क्यों किया है, क्योंकि जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में, अगर आपने उनको एनालाइज किया हो तो वो क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक नेचर के यहाँ से आते हैं। और जैसे बेसिक नेचर के मतलब क्या कि कोई बॉडी है, जैसे सीएजी की बॉडी है, तो इनका टेनर क्या है, इनको अपॉइंट कौन करता है एंड सो। और अगर आप इन 10 चैप्टर के इस 10 चैप्टर का 1 पेजर नोट्स बनाते हो, ठीक है, और इस 10 पेजर का भी 1 पेज का नोट्स बनाते हो, तो आप 1 पेज में ही ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ आसानी से कवर कर पाओगे। जिन लोगों को ये नोट्स बनाने आ जा रहा है बहुत अच्छी बात है, आपको अपना नोट्स ही रिफ़र करना चाहिए। पर जिन लोगों को नोट्स बनाना नहीं आ रहा है वो हमारे चैनल पे ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का सर्च कर सकते हैं या फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का भी सर्च कर सकते हैं, 1 पेजर नोट्स आपको मिल जाएगा। या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके वहाँ पे हमें मैसेज कर सकते हैं कि आपको ये नोट्स चाहिए, तो वहाँ भी अवेल करा दिया जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगली जो बॉडी है जहाँ से बहुत ज़्यादा, अगला जो टॉपिक है जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो है शेड्यूल्स, जितने हमारे 12 शेड्यूल्स हैं अभी तक। ठीक है, तो 12 शेड्यूल्स और इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट। इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट का मतलब क्या है यहाँ पे कि जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, ठीक है, और चैप्टर्स के अंदर कुछ अमेंडमेंट का जिक्र है, ठीक है, जैसे आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ोगे या फिर इमरजेंसी पढ़ोगे तो इमरजेंसी में आपको 44th अमेंडमेंट का बहुत जिक्र मिलेगा, 42nd का भी मिलेगा, 39th का, 38th का भी मिलेगा। तो जब चैप्टर के अंदर जो अमेंडमेंट दिए होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको याद होने चाहिए, इसको हम इम्पोर्टेंट कैटेगरी में रखते हैं। दूसरा जो रिसेंट अमेंडमेंट है 101, 102, 103, 104, इनको भी हम इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट की कैटेगरी में रखते हैं। शेड्यूल्स 12 के 12 आपको पता होना चाहिए कि इन 12 शेड्यूल्स के अंदर क्या है। जैसे शेड्यूल 1 में इंडियन टेरिटरी की बात की गई है, ठीक है, शेड्यूल 2 में, शेड्यूल 4 में राज्यसभा की सीट एलोकेशन की बात की गई है, शेड्यूल 5 और 6 में ट्राइबल एरियाज़ की बात की गई है, तो ये ऐसे आपको पता होना चाहिए। अगला जो टॉपिक है वो है बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे फीचर्स हैं, उन सारे फीचर्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो आखिरी टॉपिक है वो है पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज़। इसमें भी जो पंचायती राज है यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू म्यूनिसिपैलिटीज़। तो ये 10 टॉपिक्स हैं पॉलिटी के, जिनको आप कवर करके पॉलिटी में 80
परसेंट एक्यूरेसी एम कर सकते हैं या फिर टारगेट कर सकते हैं या अचीव कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर पॉलिटी में 20 क्वेश्चन आते हैं तो आप 16 इजीली कर पाओगे अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हो तो, ठीक है। और ये सारे टॉपिक्स अगर आपके अच्छे से कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है, इन टॉपिक्स को कंप्लीट करने के बाद आप बाकी लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बस इन्हीं टॉपिक्स के भरोसे जाओ, है ना। इन टॉपिक्स के अलावा लक्ष्मीकांत आप बाकी भी पढ़ सकते हो, पर ध्यान रहे कि आपकी प्रायोरिटी ये टॉपिक्स है। ये टॉपिक्स प्रायोरिटी क्यों है, क्योंकि इन्हीं टॉपिक्स में से 70 to 80% क्वेश्चंस आने हैं, यानी कि 16 से 17 क्वेश्चंस आपके इन्हीं टॉपिक्स में से आने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इकोनॉमी की तरफ, ठीक है। इकोनॉमी में सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है इकोनॉमिक ट्रेंड्स का, ठीक है। और इकोनॉमिक ट्रेंड्स के जितने भी डेटा होते हैं कि इकोनॉमी में हमारी क्या चल रहा है पिछले 3-4 सालों से, तो इकोनॉमिक ट्रेंड्स के डेटा को जानने के लिए आपको 2 चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। पहला है बजट, ठीक है, और दूसरा है इकोनॉमिक सर्वे। तो इन दोनों की अगर आप समरी पढ़ते हो, कहीं से भी पढ़ते हो, किसी भी इंस्टीट्यूट का, ये आपकी पर्सनल चॉइस है, बट उस समरी में आपको इसका डेटा अवेलेबल हो। देन दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है नेशनल इनकम, जहां आप जीडीपी के बारे में पढ़ते हो, जीएनपी पढ़ते हो, ठीक है, और भी बहुत सारी इससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हो। थर्ड इम्पोर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमी में बैंकिंग सेक्टर और डिजिटल बैंक, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आरबीआई से रिलेटेड, फिर बहुत सारे रेपो रेट वगैरह, ठीक है, बैंकिंग रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से पूछी जाती हैं। फोर्थ इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, और एग्रीकल्चर में मैं बस आपसे ये चाहता हूँ कि आपको बेसिक नॉलेज पता हो, जैसे कि जो क्रॉप्स हैं, ठीक है, क्रॉप्स में हो गया राइस, हो गया वीट, हो गया कॉटन, हो गया मेजर क्रॉप्स, कॉटन हो गया, जूट हो गया। इन मेजर क्रॉप्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ये कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, किस किस स्टेट में पाए जाते हैं, फिर इनको टेम्परेचर कितनी ज़रूरत होती है, रेनफॉल कितनी ज़रूरत होती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। खारिफ क्रॉप क्या होते हैं, रबी क्रॉप्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन होगी एग्रीकल्चर की वो आप कहीं ना कहीं करेंट अफेयर्स में पढ़ लोगे। नंबर 5 है इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, ठीक है, ये सारी कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे पढ़ोगे। इन्फ्लेशन का फ़ायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है, इन्फ्लेशन कौन मेंटेन करता है, किसका काम है, ये सब। देन अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट में बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट होती है, उनको भी आपको यहीं पे कवर कर लेना है। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज में आप फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड सारे ही कॉन्सेप्ट आपको कवर करने हैं, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। उसके बाद आप पढ़ोगे बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ सर्विसेज, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। एंड देन लास्टली आप पढ़ोगे यहाँ पे इंटरनेशनल बॉडीज़। इंटरनेशनल बॉडीज़ में आप पढ़ोगे वर्ल्ड बैंक, IMF, RCEP, और भी है एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड सो ऑन। ऐसी बॉडीज़ के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये बॉडी कब इस्टाब्लिश हुई, ठीक है, इसके मेंबर्स कौन से इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, कौन से नहीं हैं, और ये बॉडीज़ अगर किसी को लोन देती है, ठीक है, तो उस लोन का अगर एक पार्टिकुलर नाम है तो वैसे कीवर्ड्स भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि UPSC इन बॉडीज़ से कीवर्ड्स पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछती है।
अगला जो सब्जेक्ट हमने लिया है ये है एंशियंट और मेडिएवल हिस्ट्री। एंशियंट और मेडिएवल हिस्ट्री में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है टर्मिनोलॉजी। जैसे कि आपसे पूछ देंगे असरफी का मतलब क्या था एंशियंट हिस्ट्री में, और असरफी का मतलब होता है गोल्ड, सोना, है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे की टर्म्स हैं, ठीक है, एंशियंट और मेडिएवल हिस्ट्री में, जिनका आजकल हम यूज़ नहीं करते पर उनका मतलब पूछ सकते हैं, उस टर्म का मीनिंग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको अगर ये टर्मिनोलॉजी प्रिपेयर करनी है तो आप खुद के नोट्स बना सकते हैं, या फिर अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के टर्मिनोलॉजी के नोट्स आते हैं वो आप प्रीफर कर सकते हैं। और आपको अगर खोजने में नोट्स दिक्कत हो रही है तो आप हमें हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ हम आपको टर्मिनोलॉजी के नोट्स भी अवेलेबल करा देंगे। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कोइंस, ठीक है, कोड पोइट्स, फॉरेन ट्रेवलर्स और पोर्ट्स, ठीक है। एंशियंट हिस्ट्री में और मेडिएवल हिस्ट्री में जितने भी इम्पोर्टेंट कोइंस रहे हैं रूलर्स के टाइम पे, उनका आपको लिस्ट बना लेना है, यानी कि 1 पेजर नोट्स आपको कोइन का बनाना है। एक तरफ आप लिखोगे कोइंस, दूसरी तरफ लिखोगे किस रूलर के टाइम में या फिर किस एम्पायर के टाइम में, किस डायनेस्टी के टाइम में ये कोइन एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। उसके बाद फिर कोर्ट पोइट्स, सेम तरीके से एक तरफ कोर्ट पोइट्स और किसके कोर्ट में थे वो लिखोगे आप, और उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी थी, इंपॉर्टेंट किताबें, वो भी लिखोगे। फिर फॉरेन ट्रेवलर्स का नोट्स बनाओगे आप सेम तरीके से, और फिर पोर्ट्स का, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे हर साल आपको 1-2 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद अगर कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर। मौर्यन एम्पायर में भी खास करके अशोका को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देन संगम एज, और उसके बाद इधर से सल्तानेट पीरियड, फिर मुगल एम्पायर, और सबसे इम्पोर्टेंट मेडिएवल से विजयनगर, जहाँ से यूपीएससी हर साल एक ना एक क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। तो इसी के साथ हमने एंशियंट हिस्ट्री को भी देख लिया कि यहाँ किन चैप्टर से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला है मॉडर्न हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री ऐसे तो रिलेटिवली आसान है, तो आपको एटलीस्ट द स्टोरी ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, है ना, कब क्या हुआ ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्यों पता होना चाहिए कि क्योंकि कभी कभी बहुत इजी क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट कब हुआ था, ठीक है, और स्वदेशी दे दिया आपको दे देंगे साइमन कमीशन, देन और कुछ दे देंगे अरेंज करने को। तो ये बहुत मेजर इवेंट्स है, आपने अगर स्टोरी एक बार भी सुनी है अच्छे तरीके से तो आपको याद रह जाएगा, तो स्टोरी आपको याद होनी ही चाहिए। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड, है ना, ब्रिटिश के समय बहुत सारे एक्ट्स आए थे, जैसे 1773 का एक्ट, फिर 1780, 81, 84 एंड सो ऑन, ठीक है, 1909, 1919, 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट भी आया था 1947 और समथिंग। सो ये सारी चीज़ें आपको, ये सारे जो एक्ट्स हैं, इन एक्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये आप या तो लक्ष्मीकांत से कर सकते हो या फिर आप स्पेक्ट्रम से कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है, कहीं से करो। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये एक्ट्स है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हर साल आपको एक ना एक क्वेश्चन इन एक्ट से देखने को मिल जाएगा। दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स, है ना। तो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स आपको अच्छे से आना चाहिए। यहाँ क्या है कि बहुत सारे रिफॉर्मर ने बहुत सारे रिफॉर्म्स मूवमेंट चालू किए थे, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रिफॉर्म मूवमेंट किसने चालू किया था, हु डिड इट, ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, आपको ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, किस साल में चालू किया था, ईयर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। फिर अगर इन सोशल रिफॉर्मर ने कोई किताब
लिखी हो तो उस किताब के बारे में आपको पता होना चाहिए। इन सोशल रिफॉर्मर ने कोई ऑर्गेनाइजेशन इस्टाब्लिश की हो, ठीक है, कहीं पे कोई स्कूल चालू किया हो तो भी आपको पता होना चाहिए। देन नंबर 3 है गवर्नर जनरल। जितने भी ब्रिटिश के गवर्नर जनरल हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और इन गवर्नर जनरल के समय जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। जैसे कि लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल पार्टीशन हुआ था, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। 1885 में डफरिन के समय पे कांग्रेस का इस्टाब्लिशमेंट हुआ था। तो हर गवर्नर जनरल के बारे में ये आइडिया होना चाहिए कि उनके टाइम पे क्या ऐसा हुआ था। जैसे लॉर्ड लिटन के टाइम पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देन 4 है मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। मीटिंग से 2023 के पेपर में भी क्वेश्चंस आए थे। तो मीटिंग आपको पता होना चाहिए कि इनकी मीटिंग किस ईयर में हुई थी, कहाँ हुई थी, किसके प्रेसिडेंटशिप में हुई थी, यानी कि किसकी लीडरशिप थी उस समय, और वहाँ पे इम्पोर्टेंट डिसीजंस क्या लिए गए थे। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए मीटिंग से। देन अगर न्यूज़पेपर कहीं लिखे गए हमारे हिस्ट्री में, है ना, फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा बुक्स लिखी गई है, या फिर कोई एसोसिएशन फॉर्म किया गया है, या कोई स्लोगन रेस किया गया है, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। रिवॉल्ट्स, खास करके पीजेंट रिवॉल्ट और ट्राइबल रिवॉल्ट्स, जहाँ से आपको हर साल एक क्वेश्चन मिल जाएंगे। एंड उसके बाद इम्पोर्टेंट डेट्स, और इम्पोर्टेंट डेट्स का मतलब है इम्पोर्टेंट डेट्स। हर एक छोटी मोटी डेट्स आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट बहुत इम्पोर्टेंट अगर कोई डेट है तो आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे आपसे कोई पूछे कि क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था, तो आपको डेट याद होना चाहिए। नॉन कोऑपरेशन कब स्टार्ट हुआ था, डेट याद होना चाहिए। फिर आपको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब हुआ था, डेट याद होनी चाहिए। फिर स्वदेशी मूवमेंट कब चालू हुआ था, डेट याद होनी चाहिए। तो ऐसे बड़े बड़े 1957 का रिवॉल्ट कब हुआ था, डेट याद होनी चाहिए, एग्जैक्ट डेट, ठीक है। ये बड़े बड़े इवेंट्स का एग्जैक्ट डेट याद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अगर मैं इन शॉर्ट बात करूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिल जाएगी, ठीक है, तो अगर आपके पास स्पेक्ट्रम है, ठीक है, तो स्पेक्ट्रम के जो लास्ट के 10-15 पेजेस हैं उन पे ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक ही जगह मिल जाती है। तो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि अगर आपने एक बार स्पेक्ट्रम पढ़ ली है तो अब सबसे पहले आप लास्ट के 10 से 15 पेजेस जो है उसको अच्छे से याद कर लें। और ये जब याद हो जाए तो स्पेक्ट्रम में हर चैप्टर के बाद उसकी समरी होती है, आप समरी अच्छे से याद करें और उसके बाद फिर कहानी पे ध्यान दें कि अब कुछ एक्स्ट्रा अगर बच गया है तो वो मैं पढ़ लूँ। बट अगर इतनी सारी चीज़ें कर लेते हैं ना आप ये, तो आप हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में लगभग 60 to 70% क्वेश्चंस के आंसर कर पाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं जियोग्राफी में। जियोग्राफी में सबसे इम्पोर्टेंट है ये पार्ट, मैपिंग वाला पार्ट। यहाँ पे रिवर्स के बारे में आपसे सवाल पूछा जाता है। रिवर्स का ओरिजिन कहाँ है, रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, रिवर्स पे वाटरफॉल्स कौन से हैं, रिवर्स किस किस स्टेट से होके गुजरती है। इस टाइप के सवाल आपको रिवर्स से देखने को मिल जाएंगे। तो रिवर्स का आपके पास मैपिंग होना चाहिए, मैप वर्क आपके पास होना चाहिए। प्लेसेस इन न्यूज, कोई भी अगर प्लेस न्यूज में है किसी कारण से तो वो आपको पता होना चाहिए। नेशनल पार्क्स के आपके पास नोट्स होने चाहिए मैपिंग वाले। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आपके पास नोट्स ना भी हो तो चलेंगे, बट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज न्यूज में आ गई है उनके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ है। देन माउंटेन पिक्स, जो भी पिक्स है, हाईएस्ट पिक्स है ना, इंडिया के हो गए। इंडिया में जैसे हिमालय का हाईएस्ट पिक क्या है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। उसके बाद माउंट आबू है। फिर इधर हम जब साउथ में आते हैं तो आपको पता होना चाहिए वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पिक क्या है, साउथर्न घाट का हाईएस्ट पिक क्या है, ठीक है। तो ऐसे सारे जो माउंटेन रेंजेस है इंडिया में उनके हाईएस्ट पिक आपको पता होना चाहिए। नॉट जस्ट दिस, जितने वर्ल्ड में हाईएस्ट
माउंटेन है, ठीक है, हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस है, उनमें हाईएस्ट पिक क्या है वो आपको पता होना चाहिए। प्लेट्यूज के मैप होने चाहिए आपके पास, वाटरफॉल्स के होने चाहिए, डैम्स और ओशन करेंट्स, ठीक है, वार्म ओशन करंट एंड कोल्ड ओशन करंट, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए और ये आप मैप पे आसानी से प्लॉट करके इसको याद रख सकते हो। देन जो दूसरी चीज़ है वो है क्लाइमेटोलॉजी। यहाँ जीसी लियोंग की बुक है, और जीसी लियोंग की ना हो, अगर आप कोई कोचिंग का मटेरियल रेफ़र कर रहे हो, वहाँ पे क्लाइमेटोलॉजी है तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। पर एनसीईआरटी में जो वर्ल्ड का क्लाइमेट डिस्ट्रीब्यूशन है उसको अच्छे से नहीं डिफ़ाइन किया गया है, तो आप जीसी लियोंग का बुक इसके लिए रेफ़र कर सकते हो। जीसी लियोंग के बुक के लास्ट के कुछ चैप्टर्स इन्हीं क्लाइमेट्स पे डिपेंड लिखे गए हैं, कौन सा क्लाइमेट के क्या क्या फीचर्स हैं, वर्ल्ड के कितने टाइप ऑफ क्लाइमेट है एंड सो। उसके बाद हम बात करते हैं कीवर्ड्स की और की फैक्ट्स की। तो जियोग्राफी जब भी आप पढ़ रहे हो, चाहे एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो चाहे कहीं और से पढ़ रहे हो, जब भी आप जियोग्राफी पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे कीवर्ड्स मिलेंगे, ठीक है, और की फैक्ट्स मिलेंगे, डेटा मिलेंगे। जैसे कि जब आप पानी के बारे में पढ़ते हो, वाटर के बारे में, तो वाटर की अवेलेबिलिटी कहाँ है, ओशंस में कितना है, सीज में कितना है, रिवर्स में कितना है, ग्राउंड वाटर में कितना है, ऐसे डेटा मिलते हैं। ये डेटा आपको पता होने चाहिए। अगर कोई डेटा मिल रहा है तो आप जिस भी सोर्स से पढ़ रहे हो तो, और कीवर्ड्स हमेशा आपको पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप अगर ये पढ़ रहे हो, जैसे कि आप अगर रिवर पढ़ रहे हो, रिवर सिस्टम पढ़ रहे हो, रिवर के लैंडफॉर्म पढ़ रहे हो, ठीक है, इरोशनल एंड डेपोजिशनल फीचर्स, तो उस चैप्टर में आप देखोगे, आप जब भी इरोशनल और डेपोजिशनल फीचर्स पढ़ोगे, रिवर के, विंड के, ठीक है, फिर ग्लेशियर्स के, तो आपको बहुत सारे की टर्म्स मिलेंगे। उन की टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, उन की टर्म्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इतना काफ़ी है जियोग्राफी के लिए। देन एनवायरनमेंट की बात कर लेते हैं। एनवायरनमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर्स हैं वो है ये शुरू के 3, इंटरनेशनल लॉज एंड कन्वेंशंस। अगर आप शंकर आईएएस की बुक रिफ़र करते हो, ठीक है, तो लास्ट के फ्यू चैप्टर्स में ये सारी चीज़ें दी गई हैं, और यहाँ से आपको हर साल क्वेश्चंस मिलते ही हैं, जो इंडिया के एक्ट्स एंड पॉलिसीज है वहाँ से, और फिर क्लाइमेट चेंज। ये 3 टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और इन 3 टॉपिक से ना कि स्टैटिक बल्कि करंट के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। यानी कि करंट में भी अगर आपको कहीं पे इंटरनेशनल लॉज या कन्वेंशंस दिख रहे हैं, इंडिया के एक्ट्स और पॉलिसीज दिख रही हैं, या फिर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कुछ करंट में आ रहा है, तो आपको उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्यों पढ़ना है ध्यान से? क्योंकि यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है ये तीनों, ठीक है। देन उसके बाद एनवायरनमेंट में करंट अफेयर्स को भी मैंने अलग से टॉपिक में ऐड कर दिया है, क्योंकि एनवायरनमेंट में करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट, कोई भी किताब पढ़ रहे हो, अगर आप ट्वेल्थ का बायो ही ले लो, तो लास्ट के 3-4 चैप्टर जो है उससे आपका बेसिक कवर हो जाएगा, ठीक है, बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट। या फिर अगर आप शंकर आईएएस पढ़ रहे हो, तो शंकर आईएएस के जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं, जहाँ पे आप फूड चेन वगैरह के बारे में पढ़ते हो, एनवायरनमेंट क्या है, इकोलॉजी क्या है, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, फिर इकोसिस्टम क्या है, तो ये सब बेसिक कीवर्ड्स या फिर बेसिक टर्म्स या फिर बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट, ये आपको आना चाहिए। देन बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। देन अल्फ़ा, बीटा और गामा बायोडाइवर्सिटी क्या होते हैं, उनका भी आपको आइडिया होना चाहिए। कंजर्वेशन में बहुत सारे कंजर्वेशन के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, ठीक है, तो इन प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। स्पेसीज इन न्यूज़, और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, अगर कोई न्यूज़ नई स्पेसीज, ठीक है, कोई स्पेसीज है, कोई एनिमल या फिर प्लांट स्पेसीज है जो न्यूज़ में आया है, या तो अपने नई डिस्कवरी के वजह से, ठीक है, टोटली नया स्पेसीज कोई डिस्कवर हुआ है, या फिर किसी नए जगह पे उसको पहली बार देखा गया, इस वजह से कोई न्यूज़ में आया, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है,
ठीक है। देन अगला जो हमारा टॉपिक है ये है, और सॉरी सब्जेक्ट है, ये है इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस में दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि G20, नेशनल न्यू डेव ये क्या है, सॉरी जो भी है, SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, क्वाड, ठीक है। और ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। प्लेसेस इन न्यूज़, अगर कुछ जगह है और वो न्यूज़ में है क्योंकि वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ है या फिर पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ है, यानी कि पॉलिटिकली कुछ बहुत बड़ा इवेंट हुआ है वहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए कि वो जगह जो है वो क्यों न्यूज़ में है और कहाँ लाई करती है, ठीक है। देन हमारा जो आखिरी सब्जेक्ट है ये है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है ना, वो है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में आप नोट्स हमेशा रेडी रखिएगा एग्ज़ाम से पहले ही, ठीक है। जैसे बायोटेक्नोलॉजी हो गई, नैनोटेक हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, क्वांटम टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ML, डीप लर्निंग, बिग डेटा, क्रिप्टो करेंसी, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, मिक्स रियलिटी, ये सब क्या होते हैं। इन सब टेक्नोलॉजीज़ के बारे में आपके पास नोट्स होने चाहिए, पहले से बना के पहले से उसको रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि UPSC इन सब टेक्नोलॉजीज़ के बारे में ही आपसे क्वेश्चंस पूछती है। जैसे QR के बारे में भी पूछ सकती है आपसे। ये सब टेक्नोलॉजीज़ आज की दुनिया में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, ये डिसाइड करेंगे कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। और ऐसे ही टेक्नोलॉजीज़ पे UPSC भी बहुत ज़्यादा फोकस करती है, ठीक है। इसके अलावा अगर साइंस से कुछ क्वेश्चंस दिख जाते हैं, स्टैटिक साइंस से, तो वो बेसिक्स होते हैं और वो बायो से देखे जाते हैं, ठीक है। 9th-10th के बायो से आप उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है, क्योंकि यहाँ से आपको कम से कम अगर साइंस में अगर 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, तो 9 इस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से होते हैं, ठीक है। इसलिए आपको इस टॉपिक पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। इसी के साथ हमारा ये ख़त्म हो गया, ठीक है। हमने वो 51 टॉपिक्स कवर कर लिया है, जहाँ से लगभग 80 से 90% तक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये मैं आपको अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चंस के साथ, प्रूफ के साथ, ठीक है, पिछले क्वेश्चन ईयर्स के साथ मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कैसे 80 to 90% क्वेश्चंस इन्हीं कुछ टॉपिक से आते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप आए हो तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है।